बेस कैंप से हम साथ निकलते पूरी टीम, और जैसे ही बीच में मुझे मौका मिलता मैं फटाफट भागती और पीक पे पहले पहुंचते। बर्फ रहता था, मेरे पास पॉलिथीन जो भी रहता था बिछा के मैं बैठती और ऐसे करके देखती थी कि अरे ये लोग तो आ रहे हैं। खुशी होती थी मुझे कि हाँ मैं आज पहले हूं। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये बोलते कि मैडम खाते क्या हो, बेस कैंप में देखा कि आप चल भी नहीं सकते थे और आप इतना अच्छा कैसे चल सकते हो। मैंने उनसे बोला कि जो मेरा गोल है वो मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिद है, मेरी जरूरत है। कोई भी गोल जब आपकी जरूरत बन जाता है तो आपका कोई भी गोल आपकी अगर जरूरत बन जाता है आप खुद भी चाह कर नहीं रोक सकते, क्योंकि वो गोल हमारी नसों में दौड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कहा कि जब कोई गोल आपकी नसों में दौड़ता है आप नहीं बदल सकते उन चीजों को। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं और अगर आप ये सोचे कि यहां से पलट के मैं इधर चला जाऊं, नहीं जा पाएंगे, फिर घूम के आप वहीं पे आ जाएंगे। ये सारी चीजें मेरे साथ उस समय भी मुझे कुछ लोगों ने पागल समझा, कुछ को तो समझ में आया। फाइनल जब मेरा कई पीक हमने लेह लद्दाख में सबमिट किया, 22,798 का पीक था लेह लद्दाख में। हम 21 लोग थे उस पीक में जाने। मैडम बछेंद्री पाल भी थी, भाई साहब भी हमारे थे। 21 में से लास्ट, मतलब मैं बताऊं स्टार्टिंग से बताऊं, सबमिट करना हमने शुरू किया। हर कोई मुझे बोलता अरुणिमा आप क्यों कर रहे हो, आप रहने दो, छोड़ दो। मैं चुप रहती थी, कुछ नहीं बोला। मैं धीरे धीरे वॉक कंटिन्यूअसली करती थी। पता क्या हुआ, कुछ हद तक ऊपर जाते वक्त लोगों एक एक करके छटना शुरू हुए लोग। 21 में से लास्ट पीक पर सिर्फ 4 लोग पहुंचे थे, ग्रुप के लीडर, 2 शेरपा और मैं, सिर्फ 4 लोग। और 21 लोग से वापस जब हम आए, बेस कैंप वापस आए, इतना बीमार लोग हो चुके। लेह में इतना कारजोक एरिया, वहां से चाइना बॉर्डर से 40 किलोमीटर रह जाता है। जब एक एक लोग किसी का फेस येलो पड़ता जा रहा था और वो सब लोग मुझे बोल रहे थे। जब बेस कैंप पहुंचे मैम ने कहा कि तुम सब के सब मतलब कामचोर हो, उसको देखो वो पैर नहीं है फिर भी वो चल। मैम का ऐसे सिर्फ पीठ थपथपाना मेरे लिए एक जादू की छड़ी का काम करता था और मैं फिर डिसाइड, चारों तरफ से स्टंप कट जाता था लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब अचीव हो जाता है तो ये सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती हैं। फाइनल मुझे जब टाटा स्टील ने स्पॉन्सर दिया, फुल स्पॉन्सर दिया और मैं काठमांडू पहुंची, मुझे सबसे बड़ा चैलेंज मेरी जिंदगी का यही रहा कि मैं लोगों को समझा नहीं पाई हूं आज तक। आज भी लोग शक करते हैं कि अरुणिमा पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कोई भी काम। फर्स्ट टाइम जब शेरपा, जब भी किसी पीक पे जाते हैं तो एक लोकल गाइड को लेते हैं हम। शेरपा नीमा नाम था उसका। फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे देखा बोला कि ये जाएगी, अरे इसका तो पैर ही नहीं है, दूसरे पैर में भी रॉड डली है, माइनस टेम्परेचर में रॉड क्रैक हुआ या कुछ भी हुआ तो इसके साथ तो मेरी भी जान जाएगी। मैं किसी तरीके से मैंने समझाया, भाई साहब ने, मैम ने, सबने कन्विंस किया कि नहीं नहीं प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए हैं, एक एक चीजें पता है तब आए हैं, आप जाओ। किसी तरीके से वो माना। रॉकी एरिया, हम इंडिया से 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक तो मैं बहुत अच्छा चली रॉकी एरिया तक, लेकिन जैसे ही वो ब्लू और ग्रीन आइस दिखता है, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद ट्रैकिंग भी की होगी या फिर वो टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ब्लू, और टीवी में जो दिखता भी है ना, एवरेस्ट सीरियल जो आ रहा है एकदम नीचे लेवल पे बना, यही उत्तराखंड में सब बना, एक एक चीजें हमारी जानी पहचानी हुई हैं, सारी चीजें। ब्लू और ग्रीन आइस जब दिखता है, दिखता जितना सुंदर है वो उतना कठिन। मतलब मैं ऐसे पैर रखती थी, मेरा पैर स्लिप हो जाता था। 2 बार, सबसे पहले आगे थे हम, 2 बार 3 बार रखने के बाद मैं नहीं जब जा पा रही थी, मेरे शेरपा ने मुझसे इरिटेट होकर बोला कि ठीक है हटो तुम, बाकी सबको जाने दो। मेरे ग्रुप मेंबर आगे बढ़े, सबने मुझे बैकअप किया कि अरुणिमा कम ऑन आओ। मैं स्लोप पे, फिर भी हम रुके नहीं, स्लोप पे किसी तरीके से चलना शुरू किया। जब ब्लू और ये आइस वॉल, ब्लू आइस वॉल, पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ एकदम स्टीप ऐसे, उस पे क्लाइंबिंग करनी है। राइट लेग से ही, आप लोगों ने स्पाइस शू देखा होगा, स्पाइस शू में छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसी तरीके से क्रैम्पोन होता है जो माउंटेन में जूते के नीचे लगता है और इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें, और बर्फ में ग्रिप बना बना के वो चलता है। और जब किसी वॉल पे, आइस वॉल पे चढ़ना होता, ऊपर क्लाइंबिंग करनी होती है, तो टो पे इस तरीके का ऐसे कांटे लगे होते हैं और हम उसको हिट करते हैं।
और इतना पार्ट सिर्फ अंदर जाता है और उसी पे हम अपना वेट लेके पूरा का पूरा खड़े हो जाते हैं। मैं राइट लेग से जब हीट मारूं तो रॉड होने की वजह से बहुत पेन होता, लेफ्ट से मारूं मेरा प्रोस्थेटिक लेग मूव हो जाता था, मेरा आर्टिफिशियल पैर ऐसे मूव हो जाता था। कभी कभी स्थिति ये आई कि मैं रोप में हूं और मेरा पैर कभी टो मेरा हील पे आ गया और हील मेरा टो पे आ चुका था। शेरपा मेरा बोलता, अरुणिमा ये क्या है? मान लो अरुणिमा कि तुम नहीं कर सकती, अब तुम यहां कैसे सही करोगी? मुझे पता था कि वो मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा। रोप पैर में पड़े रोप में मैं ऐसे एंकर रहे, पैर को फिर से खोलती, फिर लगाती, 3-4 बार फिर हीट करती। 4-5 बार हीट करने के बाद बर्फ के टुकड़े निकल जाते थे, आइस निकल जाता था, थोड़े थोड़े होल होते, तब मैं पैर रख रख के जाती थी। खुम्बू ग्लेशियर बेस कैंप टू कैंप 1 वो हमेशा मूव करता रहता और शायद जिस दिन वो खुम्बू ग्लेशियर पिघलेगा डेड बॉडियों का जंगल दिखेगा वहां। इतने लोग मरे हैं वहां। किसी तरीके से एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, किसी तरीके से मैंने खुम्बू ग्लेशियर पार किया। कभी कभी मेरा प्रोस्थेटिक लेग के साथ में क्या है कि अगर मैं किसी के पैर पे ऐसे पैर रख के खड़ी हो जाऊं तो मुझे पता नहीं चलता, और जब वो चिल्लाता है जोर से कि अरे मेरा पैर, तब मुझे पता चलता। तो उसी तरह वहां पे होता था कि लैडर पे चलने के लिए आता, क्रेव आसिस को लैडर पे चलने के लिए आता था, मैं पैर रखती, इससे पता तो चलता नहीं है मुझे, मैं तो सिर्फ अंदाजे पे रखती हूँ। कभी कभी लैडर पे रखने की, लैडर के पोल पे रखने की बजाय मैं इधर उधर रख देती थी। कई बार गिरे, लेकिन मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रही। अपने जो मेरा मिशन था, जो उसके रूल्स हैं, नियम है, डिसिप्लिन थे, मैंने सबको फॉलो किया। फिर निकलते और फिर से चलना शुरू करते। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 3 तक जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको नहीं जाना होता है वो नहीं जाता है और वापस आ जाता है। मेरे ग्रुप से भी 2-3 लोग वापस आ गए। जैसे मैंने बहुत पहले कहा कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? हम खुद, हमारी अंतरात्मा। वहां पर भी मैंने खुद से बोला कि अरुणिमा ये इसलिए नहीं कर सकता कि जो तुझ में है वो इसमें नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता है, तू कर सकती है। किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से, किसी से नहीं। और कैंप 3 से हम आगे बढ़े। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब वो पल मैं सोचती हूँ। कैंप 3 से आगे बढ़े रात को 1 बजे। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंबिंग रात में करते हैं क्योंकि रात में वेदर शांत होता है। रात को 1 बजे निकले, दिन को 1 बजे, नेक्स्ट डे दिन को 1 बजे हम कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 साउथ कोल भी बोलते हैं इसको। ये साउथ नेपाल साउथ साइड है। साउथ कोल, कोल मतलब चौड़ा सा, इससे थोड़ी जगह। साउथ कोल पहुंचे। मैं बड़ा एक्साइटेड होकर, बड़ा उत्सुकता के साथ मैं ऐसे चारों तरफ देख रही थी। पूरा का पूरा धूप निकला था, स्नो कॉटन जैसा गिर रहा था। धूप भी निकली है फिर भी कॉटन जैसा गिर रहा है। मेरे बगल वाले टेंट में एक 4-5 शेरपा, मतलब गाइड जो थे शेरपा, उस लड़की को पकड़ के ऐसे निकाल रहे थे। अंदर से क्लाइंबर को निकाल रहे थे। जब वो पूरी तरीके से बाहर आ गई, वो लड़की थी, उसका बॉडी ऐसे अकड़ चुका था और वो मर चुकी थी, क्योंकि उसने उस माउंटेन के रूल को फॉलो नहीं किया था, उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया था। इतना नहीं, दूसरे टेंट में फिर सुनाई दिया कि एक सबमिट करके आया और सीधा टेंट में सो गया और वो भी मर चुका था। उसके फेफड़े में पानी गया, वो भी मर गया। इतना मुश्किल होता है वो पल जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। मैंने वहां से फिर शाम को 4 बजे मैंने मेन सबमिट के लिए निकलना शुरू किया। यहां के लिए 3500 फीट है साउथ कोल टू सबमिट, सबमिट टू साउथ कोल 3500 फीट है। और ये 3500 फीट को डेथ जोन एरिया बोलते हैं। उस एरिया का नाम ही डेथ जोन एरिया पड़ चुका है। और वहां किसी को रूट अगर बताना होगा तो पता रूट कैसे बताते हैं? वो जो रेड वाली जैकेट बॉडी जो पड़ी है उसी के बगल से निकल जाना, ऐसा रूट बताते हैं। वो यही है वहां का। वो जो नीली वाली जैकेट पड़ी है, जैकेट उसके बगल से निकल जाना, ऐसे करके रूट बताते हैं। मैं जब साउथ कोल से सबमिट की तरफ आगे बढ़ी हूं, मतलब जैसे ही मेरी हेडलाइट रात में क्लाइंबिंग करने, जिधर ही मेरी हेडलाइट जा रही थी उधर ही मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही थी। अच्छे से अच्छा माउंटेनियर, अच्छे से अच्छा दिलेर, हौसले के धरे तब रह जाते जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। जब उसके दिमाग में बार बार ये बात आता है कि जिस गोल के लिए मैं जा रहा हूं उसी गोल के लिए ये इंसान मर चुका है या फिर मेरी आंखों के सामने मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जिधर ही मेरी ये लाइट मेरी जा रही थी उधर ही मैं 10 से 15 सेकेंड खड़े होकर ऐसे सोचने लगी कि क्या करूं। मैं आगे बढ़ी। इतना ही नहीं, जिस रोप में मैं थी, जिस रस्सी में,
उसी रस्सी में एक बांग्लादेशी उनका हाथ ऐसे हिल रहा था, मुंह से आवाज आ रही थी। और वो मैं जब तक उनके तक पहुंची, उनकी बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी और ब्लू जैकेट में उनका फेस भी पूरा ब्लू हो चुका था, आंखें खुली थी, स्नो गिर रहा था, कंटिन्यूसली स्नो गिरता रहता है। 10 से 15 सेकंड मैं खड़े होकर एकदम शांत की, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मैं बढ़ूं अपने गोल के लिए, या फिर बार बार मन में आ रहा था कि वहां से भी कई लोग थे जो वापस नीचे की तरफ चले गए थे। मैं समझ नहीं पाई। 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर इन सब में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी भी, हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी भी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। जैसा चाहें आपके बस सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर किसी भी गोल को लेके अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको इस कारण कर पाऊंगा, ये रीजन है इसलिए कर पाऊंगा, आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप निगेटिव में जाते हैं और अगर आप सोच लें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आपको वो सिम्टम्स भी दिखने लग जाएंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से खुद उस गोल को लेते हैं और किस तरीके से पाना चाहते हैं, सिर्फ इंसान के ऊपर होता है। वो सब कुछ मैंने रियलाइज किया, सब कुछ एक एक चीजें मेरे ऊपर बीती हैं। वहां से फाइनल मेरे आगे वो डेड बॉडी पड़ी है और सेफ्टी कैराबिनर अपना खोला और आगे लगाया। डेड बॉडी को लांग के, इतना मुश्किल होता है कि वो पल जब किसी डेड बॉडी को लांग के जाना पड़ता है, मन कितना, ये मन में आते हम क्या कर रहे हैं, ये दिमाग में क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं। डेड बॉडी को लांगे और लांग के आगे बढ़े। साउथ समिट हिलेरी स्टेप, हिलेरी स्टेप के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे। मैं जब हिलेरी स्टेप पे पहुंची, मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वापस चलो, हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है। हिलेरी स्टेप के बाद जस्ट एवरेस्ट समिट है और दिखने लगता है, वो पीक दिखने लगता है। और वो मुझे बोल रहा वापस चलो। हम अपने गोल के इतने करीब हों और कोई हमसे ये बोले कि वापस चलो, कैसा लगता है? मतलब ये लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है मेरा, ये दिमाग में आने लगता है। मैंने बोला क्यों? बोला अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने आखिर क्यों? अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। एक बार तो मैं भी शॉक रह गई कि क्या बोल रहा है ये। मैं चुपचाप कुछ देर तो मैं खड़ी रही, खड़ी क्या, बॉडी मूवमेंट करते ही रहना है, आप कहीं भी आप खड़े नहीं, बॉडी मूवमेंट करते, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि क्या कह रहा है। मैं उसको कन्विंस करूं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है। बोला अरुणिमा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों को 200-200 मीटर से वापस होते हुए देखा है, तुम तो पहली बार आ रही हो। मैं उसको कन्विंस कर रही थी। हम फेस भी एक दूसरे का नहीं देख सकते थे क्योंकि बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी, हम देख भी नहीं सकते थे, फेस पूरा ढका हुआ था। वो मुझे कन्विंस कर रहा था, हम उसको कन्विंस कर रहा था। मेरी माँ ने और मैडम बछेंद्री पाल ने मुझे एक चीज बताई थी कि अरुणिमा कभी पल जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जब आपके आसपास कोई और नहीं होता है फैसला लेने वाला, आप जहां पर भी हो वहां पर खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखें और ये सोचें कि एक एक कदम चलकर आप यहां तक पहुंचे हैं और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पर होगी, अपने लक्ष्य पर होगी। और हाई एल्टीट्यूड पे जब भी कोई बात एक बार दिमाग में आ जाती है जल्दी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। और पेनफुल इतना दर्द होता है आपके सिर में कि इरिटेशन, अपने आप गुस्सा आता है। हाई एल्टीट्यूड में इरिटेशन भी बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बात पे गुस्सा आता रहेगा। मेरे दिमाग में उनकी बातें चल रही थी। मैंने लास्ट में शेरपा से बोला कि ठीक है आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी। बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और इतना बोलकर, सिर्फ इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था और करीब 2 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पर थी। पूरा माहौल बदल चुका था, पूरा माहौल बदल चुका था। वो शेरपा, हमारी 2 की टीम थी सिर्फ, लेकिन इतनी जबरदस्त टीम थी। वो भले मुझे समझाता था, चिल्लाता भी था, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पीछे पीछे आया और बोलता रहा ये तो खुद भी मरेगी, मुझे भी मराएगी, मैं भी मर जाऊंगा, इसके आगे पीछे नहीं रोने वाला कोई है, मेरे तो परिवार है सब कुछ, मतलब लगातार बोले जा रहा था। वो पीक पे जब पहुंचे उसका भी बिहेवियर चेंज हो चुका था, क्योंकि तब उसने मुझे बताया कि अरुणिमा तूने तो इतिहास रच दिया। उसने बताया, और मैं बताऊं
जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं उस पल को महसूस करती हूँ। मैं एवरेस्ट पे केवल 6 से 7 मिनट ही रही होंगी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट, और वो 6-7 मिनट है मेरी जिंदगी का अनमोल पल है। दोनों, मैं बताऊं उस पल क्या महसूस हो रहा था, मेरे दोनों हाथ ऊपर करके बस चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी में कोई एक बार काम किया और फ्लॉप हुए तो दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, उनको मैं चिल्ला कर बताना चाहती थी। यहां तक कि मैंने मास्क निकाला और चिल्लाना भी शुरू किया। शेरपा बोल रहा है इसको हाइपो हो गया है, मतलब हाई एल्टीट्यूड का असर होता है। वहां पे एक हाई एल्टीट्यूड का असर हो गया। वो सोच रहा चिल्ला क्यों रही है। मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं। मैंने तब से प्लान किया था, जब से मैंने एवरेस्ट का प्लान किया था कि वो फोटो, मेरे पास फोटोज थी कि टॉप पे मैं रखूंगी, फोटो रखा। अब मुझे मंत्र नहीं आ रहा था, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा कि स्वामी जी मुझे मंत्र नहीं आता, जो महाराज जी पढ़ते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लो। और मैं बताऊं, जब सी लेवल पे हम होते हैं तो शायद वो अपने नेशनल फ्लैग के प्रति वो फीलिंग शायद नहीं आती है, लेकिन जब कहीं हम ऐसे कंपटीशन में होते हैं या ऐसे पीक पे होते हैं ना, तो मन में ये आता है कि बगल वाला दूसरे कंट्री का है, वो इतना ऊपर ना उठा पाए कि जितना हम अपने फ्लैग को उठा दें। ये मन में आ रहा था। मतलब दोनों हाथ मैं बार बार ऐसे खड़े होके और अपना फ्लैग ऊपर करने की कोशिश करती, फिर नीचे गिर जाती थी। सब फाइनली बैठ ही गए थे, सिर्फ बोला बैठ के ही कर ले। बैठ के गए और शेरपा को बोला मैंने कि अच्छा फोटो खींच लो। कोई भी काम जब किसी प्रॉपर प्लानिंग से करते हैं तो वो काम पूरा होना ही है। मैं 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई थी कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम करेगा। 2 डिस्पोजल कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा छोटा। जब मैंने निकालना शुरू किया अपने जेब से, अपने डाउन जैकेट से, शेरपा बोला पागल है क्या इतने सारे कैमरे लेके आई है। मैंने कहा नहीं, मुझे वो पल समेटना है। और फाइनली उसको मैंने फोटो बोला कि अच्छा फोटो खींच लीजिए। बोला 8,848 मीटर की हाइट पे लोग सबमिट करके फटाफट भागते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं, और तुम फोटो खींचने की तुम्हें सूझ रही है। मैंने कहा नहीं प्लीज फोटो खींचो। उसने फोटो निकाली किसी तरीके से। बात तो तब बिगड़ गई थी जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला। मतलब मैं बताऊं, इतने गुस्से में था वो, इतने गुस्से में कि कैमरा उसके हाथ में था, पटक दिया जोर से, कर तू मर, और पीछे मुड़ के जाना शुरू किया। मैंने फिर हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं आप बनाओ वीडियो। शायद आप लोगों के भी दिमाग में है कि वाकई में इस लड़की को जब पता था कि 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता तो इसको वीडियो बनाने की क्या सूझी। ये तो सीधा सीधा सुसाइड है। क्यों पता, वो मेरे पास मीडिया ने स्टार्टिंग में बहुत क्वेश्चन किया था। वो वीडियो मैंने बनाया क्यों, क्योंकि मैं जानती थी एवरेस्ट के बारे में। मुझे पता था कि 8,848 मीटर की हाइट पे ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, और मेरे पास जितना ऑक्सीजन था मैं उस ऑक्सीजन में वापस साउथ पोल नहीं पहुंच सकती थी। मुझे पता था, और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। कैमरा मैंने फिर से ऑन किया, उठा के दिया और पकड़ाया और बोला कि आप ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती मैं एक मैसेज देना चाहती हूं, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। और मैंने सिर्फ इतना इस वीडियो में बोला है, करीब 2 मिनट का वो वीडियो है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूं, तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं। जरूरत है तो बस एक सोच की, एक गोल की, एक गोल, और उस पर इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए, कुछ भी अलग से नहीं। और 2011 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ, और 21 मई 2013 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, सिर्फ 2 साल के अंदर। जबकि एम्स के डॉक्टरों का कहना कि 4 से 5 साल लग जाते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने के लिए, सीखने के लिए। मैंने सिर्फ 2 दिन में चला था। क्योंकि क्यों, कैसे मैंने उस 2 साल में सबमिट किया। लोगों को लगता था कि मैं यहां से पैर नहीं है,
मैंने तो कभी अपने पैरों से चला ही नहीं, मैंने तो अपने दिल से और दिमाग से काम किया था। कोई भी गोल जब आप दिल से और दिमाग से करते हैं, कोई भी गोल जब आप अपने दिल से और दिमाग से काम करते हैं, आप नहीं रोक सकते। चाह कर भी कोई भी चाह ले, आप नहीं रोक सकते उस चीज को। और रही बात, मुझे बहुत, खैर टॉप पे मैं बाद में बताऊंगी। टॉप पे फाइनली वीडियो भी बन गया। शेरपा बोला अच्छा ठीक है आप भाग। 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था। 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं, क्योंकि वेदर अपने आप, जैसे जैसे दोपहर शुरू होती है वेदर अपने आप खराब हो जाता है। विंड इतनी तेज होती है कि अगर हम अपने आप को एंकर करके ना रखें तो विंड हमें बिना पासपोर्ट वीजा उठा के चाइना फेंक देगी, या फिर कैंप 2 सीधा दिखता है। मतलब इतनी तेज विंड होती है, तो हम झुक झुक के चलते हैं कि हम गिरे ना। फाइनली मैं नीचे 2-4, शेरपा बोला अच्छा ठीक है, अभी वीडियो भी बन गया। कैमरा उसने अपने पास रखा और फटाफट नीचे भागना शुरू किया। जिस चीज का मुझे और मेरे शेरपा को डर था वही हुआ। मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म और मैं ऐसे अपना गिर गई मैं नीचे, और अपना मुंह ऐसे बर्फ में, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता हुआ, ऐसे मुंह दबा के मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से मिल जाए सांस मुझे। और अब मुझे समझ में आता है कि कैसे एक इंसान जब मरता है और दूसरे को कैसे मार देता है। अब मुझे वो चीजें रियलाइज होती हैं, क्योंकि जब शेरपा का तो ऑक्सीजन था, वो मैं उसका ऑक्सीजन छीन रही थी कि मुझे दो। ऐसे इंसान मरता है जब, कैसे दूसरे को, खुद मरता रहता है और दूसरे को भी मार देता है। इसी तरीके से मैं बार बार उसका छीन रही थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार, वो शेरपा मुझे खड़ा करता, मैं फिर गिरती, मैं खुद भी खड़ी होती, गिर जाती, क्योंकि मेरे ना तो मेरे शरीर में ताकत थी ना ऑक्सीजन था। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी वहां से। उसी समय जब 10:55 पे पीक दिखना बंद हो जाता, जब वेदर खराब होता है, उस समय कोई भी क्लाइंबर नहीं आता है पीक के लिए, क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं। जब पीक दिखता है तभी पीक के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। उसके पास 2 ऑक्सीजन था। जनरली सबके पास भी 2 होता, मेरे पास भी 2 था। मैंने जाते वक्त ही दोनों लगा दिया था। उसके पास 2 था, उसने एक को लगाया, दूसरा वहीं फेंक दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट कोई नहीं उठाना चाहता। इतना वेटेड लगता है, चाहे आपको करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए, अगर आप बोले कि आप ठीक है लेके चले जाओ, आप नहीं जाओगे लेके, और फेंक देंगे ऐसे आपकी, नहीं चाहिए मुझे। ऑक्सीजन उसने वहीं फेंका। मेरे शेरपा ने जब देखा कि ऑक्सीजन, वो फटाफट नीचे उतरा और लेके आया और मुझे लगाया, खड़ा करके लगा के बोला कि अरुणिमा तू बहुत लकी है, भगवान भी चाहता कि तू जिंदा रहे। मतलब लगातार एकदम लगातार बोले जा रहा था। मैं चुप इसलिए भी थी कि ना तो मेरे पास ताकत थी कि मैं बोलूं, दूसरा ये था कि मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि उतने गुस्से में था, बहुत गुस्से में। मैं दोनों वजह से चुप थी। मैं किसी की भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहती, आप सभी में से, लेकिन मैं न लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है, आपके अंदर अगर जीतने का जज्बा है, आप परिस्थितियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके हक में आने लगती हैं। आजमा के देख लीजिएगा। और ये मेरा कोई किताब की बातें नहीं है, एक एक पल वो मैंने जिंदगी जिया है। मैं बताऊं, ऑक्सीजन मिला, उसके बाद, और रही बात, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जनरली ये बात हम बोलते भी हैं कि जब जिसकी मौत आएगी तो वो उसको बचा नहीं कर सकता कोई, हमेशा ये बात सुनने को मिल जाता है। जब ये बात हम जानते हैं कि जब हमारी मौत आएगी तो हमें कोई बचा नहीं सकता, हमको अगर नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता, ये बात है। जब ये चीज हम जानते तो क्या उस गोल की वजह से, उस डर की वजह से अपने गोल को छोड़ दें? नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकती। अगर उसकी वजह से लोग मुझे पागल बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं पागल। हाँ, मैं अपने गोल के प्रति हूं पागल। अगर मुझे लोग पागल बोलते तो मैं